शंकर प्रसाद जी हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं। अब मुझे वो घटना याद आती है जब मैं सीएम कॉलेज में आया था, नया आया था, तो मैं BA ऑनर्स का क्लास करने गया था। तो क्लास खत्म करने के बाद तुरंत ये विनय शंकर प्रसाद और एक आसनारायण राय हैं जो डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हैं। तो दोनों आदमी पीछे थे, डिपार्टमेंट में चले गए सेम। उन्होंने कहा कि सर आप आ गए हैं, ये हम लोग का सौभाग्य है और आपसे हम मदद की आकांक्षा रखते हैं। उन्होंने कहा कि इतने विद्यार्थी प्रभावित सब हैं, लेकिन आए तो कोई नहीं, सिर्फ 2 ही आदमी। इसलिए आज के दिन से मैं आपका हूँ और तुम हम। और आज स्थिति ये है कि डॉक्टर विनय शंकर प्रसाद ने भी एक दूरी तय की, MA किया, यहाँ से दिल्ली से किया, किया PhD अमेरिका यूनिवर्सिटी से। तो मैं इनको अपना पर्सनल स्टूडेंट मानता हूँ। ही इज वन ऑफ माई पर्सनल स्टूडेंट एंड माई ग्लोरियस प्रोडक्ट, वन ऑफ माई ग्लोरियस। तो आज जब मैं इनको अपने साथ देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ, मंच पर देखता हूँ, तो मैं अपने आप को वास्तव में गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो उनसे बात हुई थी विनय शंकर जी से, उन्होंने मुझसे कहा था कि सर आप रहते बुक रिलीज में तो बड़ा अच्छा था। हमने कहा कि भाई हमको तो कुछ दिक्कत है, परेशानी है, घर से आती है। लेकिन मुनेश्वर जी का फ़ोन आया, फिर मुकुल बिहारी वर्मा जी का भी कल फ़ोन आया। तो मैंने सोचा कि नहीं, तो जाना चाहिए और विनय शंकर आ रहे हैं तो और भी मुझे जाना चाहिए। तो मैं तैयार हो गया और आज मैं यहाँ पहुँचा। तो अब सवाल यह है कि ये जगजीवन राम पर इन्होंने कहा, मुनेश्वर जी ने भी कहा, मुकुल बिहारी वर्मा जी ने भी कहा कि जगजीवन राम पर कुछ बोलना पड़ेगा आपको। उनका ठीक है भाई, कुछ मैं भी बोल दूँगा और कुछ बोलने वाले तो लोग हैं, कुछ मैं भी बोल दूँगा। तो मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हुई। मैं पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से सोचता हूँ तो कई ऐसे विद्वान हैं जिनको हम लोग सीधे साधे पॉलिटिकल थिंकर्स की कैटेगरी में रखते हैं, एंड दे आर पॉलिटिकल थिंकर्स इन देयर ओन वे। राम मनोहर भैया वॉज ए पॉलिटिकल थिंकर, जयप्रकाश नारायण वॉज ए पॉलिटिकल थिंकर, जयप्रकाश नारायण वॉज ए पॉलिटिकल थिंकर, M.N. राय वॉज ए पॉलिटिकल। लेकिन इसके अलावे भी कुछ अन्य लोग हैं जो लोग पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव, उन्होंने बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए, उन्होंने समाज को एक दिशा, उनको हम किस कैटेगरी में, उनको थिंकर में, सवाल है कि थिंकर में डाले या नहीं डाले, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। तो थिंकर की श्रेणी में डालना तो मुश्किल, लेकिन ये बात सही है कि इन लोगों ने प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतकों से प्रेरणा ग्रहण और उसको उन्होंने समाज के सामने रखा। अलेक्जेंडर ग्रे ने लिखा है, मार्क्सिज्म केम टू यूरोप ऑन द शोल्डर्स ऑफ लेनिन। लेनिन के कंधों पर मार्क्सवाद यूरोप में। तो जो लोग फॉलोअर्स हैं, जो लोग डिसाइपल्स हैं, वो अपने चिंतकों की जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली है, जिनसे उन्होंने सीखा है, उसको वो ढोते और उसको समाज के सामने रखते हैं। इसलिए इस रूप में उनकी प्रशंसा की जा सकती है और उनके लिए एक्टिविटीज़ पर हम एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर या स्टूडेंट होने के नाते हम इसकी बात कर सकते हैं। जहाँ तक रविंद्रनाथ जी का सवाल है तो मुझे ये बात याद आती है डॉक्टर V.P. वर्मा की। तो डॉक्टर V.P. वर्मा ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तो कोई पॉलिटिकल थॉट था ही, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट को प्रकाश में लाने का काम मैंने किया। इंडियन पॉलिटिकल थॉट पर उन्होंने किताब। तो अब सवाल ये है कि ये पॉलिटिकल थॉट को जो उन्होंने सामने रखा, हम लोग के सामने रखा, बहुत अच्छी किताब है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हुए या कुछ ऐसे थिंकर्स हुए जिसको जो मन में आया बोल, कभी किसी टॉपिक पर बोल दिया, कभी किसी टॉपिक पर बोल दिया, कभी किसी इशू पर बोल दिया, कभी किसी इशू पर बोल दिया। तो कोहेरेंस नहीं, उनके विचारों में कोहेरेंस, उनके विचारों में सिस्टम नहीं, उनके विचारों में इंटरकनेक्टेडनेस नहीं। इसीलिए उसको हम पॉलिटिकल थ्योरी की श्रेणी में कैसे रख सकते। लेकिन बड़ा दुष्कर कार्य उन्होंने किया। डॉक्टर V.P. वर्मा ने बहुत कठिन कार्य किया। उन्होंने इन सारे लोगों को
एक कैटेगरी में रखा, पॉलिटिकल थॉट की श्रेणी में रखा। तो डॉक्टर ये जगजीवन राम जी जो हैं वो पॉलिटिकल थिंकर थे, महात्मा गांधी से बहुत हद तक प्रेरित थे और महात्मा गांधी के विचारों को ही उन्होंने आगे रखा। बहुत पहले से 1938 में ही वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हुए, 28 वर्ष की अवस्था में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हुए। तब से उनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। हम BHU में पढ़ते थे, BHU के बाद फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। तो शुरू से पॉलिटिक्स में उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई, अपनी दिलचस्पी दिखाई। बाद में चल के हम पाते हैं कि जो मिनिस्टर हुए 38 या 36 है, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हुए थे, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी जवाहरलाल नेहरू की 1946 में। तो उस इंटरिम गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में स्थान पाना कोई मामूली बात नहीं। जब उनको इतना टैलेंट नहीं रहा होगा, एक से एक टैलेंटेड आदमी नेहरू की कैबिनेट में मिनिस्टर बने थे एंड वो भी मिनिस्टर और अनब्रोकन रिकॉर्ड उनका है, बराबर वो मिनिस्टर ही मिनिस्टर है, बराबर सब पार्लियामेंटेरियन ही रहे, अनब्रोकन। तो एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में, एक ओरेटर के रूप में, मिनिस्टर के रूप में उन्होंने जो समाज के सामने मिसाल रखी वो वास्तव में काबिल तारीफ। एलन शर्मा जो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक किताब लिखी ऑफिस ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ऑफिस ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर में उन्होंने बहुत से राजनीतिक नेताओं का इंटरव्यू लिया, जिनमें जगजीवन राम भी शामिल है, उनका भी इंटरव्यू किया। तो जगजीवन राम से उन्होंने पूछा कि आपका क्या कमेंट है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा जाता है द प्राइम मिनिस्टर इज प्राइमस इंटर पेरेंस, द फर्स्ट अमंग इक्वल। प्राइम मिनिस्टर की जब हम चर्चा करते हैं, कभी हम कहते हैं ही इज द मून अमंग स्टार्स, कभी कहते हैं कि सन अराउंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व, कभी कहते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइमस इंटर पेरेंस, मतलब वह समकक्षों में। तो जगजीवन राम ने इसका जवाब दिया, बड़ा ही विटिंगली जवाब दिया। कहा कि यदि वो फर्स्ट है तो सारे मंत्रीगण इक्वल कैसे हो सकते हैं, और जब ये सब इक्वल है तो फर्स्ट कैसे हो सकते हैं। ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ये उन्होंने कहा कि ये विरोधाभासी स्टेटमेंट। तो इतना विट्ठी की मार्क उन्होंने, जिससे मैं ये स्तर पर पहुँचता हूँ कि जगजीवन राम was one of the wittiest political leaders of his time. He was a very influential orator of his time. मिनिस्टर हुए तो he was a minister in his own right. यह नहीं था कि उनको किसी ने बनाया, he was a minister in his own right. जो अपने अधिकार से मिनिस्टर बने, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, भारतीय राजनीति में उनका अपना एक अलग महत्व था। और बाद में चलते हम देखते हैं कि जगजीवन राम ने ऐसा भी नहीं है कि वो बराबर पिछलग्गू रहे और बराबर डिसाइपल रहे मिनिस्टर बनने के चलते, जैसा आजकल हम लोग देखते हैं। नहीं, जब भारतवर्ष में इमरजेंसी स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू की गई, आपातकाल की घोषणा की गई, तो जगजीवन राम इंदिरा गांधी की कैबिनेट से निकल गए और उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की। नंदिनी सतपथी, हेमवती नंदन बहुगुणा, इन दोनों के साथ मिल करके उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई। तो एक रेबल के रूप में जगजीवन राम हमारे फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी के रूप में आते हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में आते हैं, मिनिस्टर के रूप में, और एक रेबल के रूप में भी आते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी के मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बनने के लिए बराबर उसको फॉलो करते रहे, नहीं, एक रेबल की तरह उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की। और मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ कि रात में जगजीवन राम मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं, रात में मीटिंग एड्रेस करने की 2 बजे रात, और 2 बजे रात में असंख्य लोग जमा है उनको सुनने की। उन्होंने एक आंधी लाई, एक तूफान लाया, और कांग्रेस पार्टी ने के भीतर जो बवाल चल रहा था उसको उन्होंने लीड किया, और जो अपोजिशन ने जो चलाया था आंदोलन उसको उन्होंने गति प्रदान की। यदि जगजीवन राम नहीं आए होते तो उस आंदोलन को उतनी तीव्रता प्राप्त नहीं, उसको उतनी गतिशीलता प्राप्त नहीं होती जो गतिशीलता उन्होंने। कितना बड़ा हुजूम था, कितने लोग आए थे, इसका तो मैं तस्वीर दूंगा।
एक और घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर में कांग्रेस मैदान है। कांग्रेस मैदान में जगजीवन बाबू आने वाले थे और एक मीटिंग एड्रेस करने वाले थे। तो इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी कंपनी वार्ड में भाषण दे चुके, बड़ा बेजोड़ भाषण दिया था और उन्होंने बड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि आज आपके शहर में जगजीवन बाबू की बारात आई है, जनतंत्र के प्रहरियों जागते रहो जागते रहो जागते। और जनतंत्र के प्रहरी जाग गए और जब वो गांधी कांग्रेस मैदान में पहुंचे तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी जगजीवन राम, और जगजीवन राम ने मीटिंग पोस्टपोन की, तुरंत खत्म कर दिया और उन्होंने तुरंत अपने माइक से उन्होंने आदेश जारी किया, कहा कि मैं यहाँ से आदेश देता हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि ऐसे उपद्रवी तत्वों को अरेस्ट करें और शांति व्यवस्था करें। तो सो पावरफुल मिनिस्टर ही वाज, सो इन्फ्लुएंशियल लीडर ही वाज, एंड सो ग्रेट डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी ही वाज। बाद में चलते जैसे बिहार में जो अनुग्रह नारायण सिंह, तो अनुग्रह नारायण सिंह से उनकी बड़ी दोस्ती थी, बड़ा बहुत उनकी मैसी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जब ये जगजीवन राम गए और अनुग्रह बाबू उनके साथ गए, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो हुआ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसमें उन्होंने भाग लिया। तो शुरुआत हम देखते हैं कि उनकी कितनी सक्रियता थी और किस तरह से महात्मा गांधी के चिंतन को अगर अब आप अम्बेडकर से तुलना करेंगे तो अम्बेडकर जी ने तो संविधान नहीं बनाया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो विभिन्न कमिटीज बनी संविधान को ड्राफ्ट करने के सिलसिले में, तो बहुत सारी कमिटीज में जगजीवन राम को सम्मिलित किया गया। बहुत पहले उस समय उनको उसमें स्थान दिया गया और उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे विचार दिए, जिन विचारों से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है वह प्रभावित। तो इस तरह से जगजीवन राम को मैं अपना रिस्पेक्ट देता हूँ। आई पे माई रिस्पेक्ट टू हिम एंड आई रिमेंबर हिम विद ग्रेट रिस्पेक्ट। विद दिस वर्ड्स I would like to thank you. Thank you, sir. You have been listening to the great scholar, and the way he summed it up, that was remarkable. And yes, we should follow his footprints so that we can speak better, we can present ourselves in a better manner. But with Jagjeevan